गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, वो सिर्फ कला और विज्ञान के लिए ही मशहूर नहीं था। नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक संभाले रखा। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। कभी सोचा है इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? सोने के सिक्कों और भव्य मंदिरों के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही थी? इसका जवाब छिपा है गुप्त वंश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन में। तो शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से। इस पूरे सिस्टम के शिखर पर थे राजा, जिनके पास थी एब्सोल्यूट पावर, यानी अंतिम शक्ति। गुप्त राजा खुद को सिर्फ शासक नहीं समझते थे, वो तो खुद को लगभग देवताओं के बराबर मानते थे। वो परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसे भारी भरकम टाइटल्स लेते थे, जो उनकी सुप्रीम अथॉरिटी को दिखाते थे। और हाँ, ये सत्ता वंशानुगत थी, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। लेकिन जाहिर है, राजा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी मदद के लिए एक पूरी टीम थी, एक मंत्री परिषद, जो पावर की पिरामिड में अगली लेयर थी। इसे आज की कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। ये मंत्री रोजमर्रा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करते थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये पद भी अक्सर वंशानुगत होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ परिवार पीढ़ियों तक सत्ता के करीब बने रहते थे। अच्छा, ये तो हुई केंद्र की बात। अब देखते हैं कि ये व्यवस्था राजधानी से दूर साम्राज्य के बाकी हिस्सों में कैसे काम करती थी। गुप्त साम्राज्य को एक बड़े ही अच्छे सिस्टम से बांटा गया था। पूरा साम्राज्य बंटा था भुक्ति में, जिन्हें हम आज प्रांत कह सकते हैं। हर भुक्ति को फिर विषय यानी जिलों में बांटा गया था, और जिलों के नीचे भी वीथी जैसी छोटी छोटी यूनिट्स थी। मतलब एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था। और हर लेवल पर खास अधिकारी तैनात थे, जैसे प्रांतों के गवर्नर उपरक कहलाते थे, वहीं जिलों की कमान विषयपति संभालते थे। यहाँ तक कि गांव के मुखिया यानी ग्रामिक तक एक पूरी चेन ऑफ कमांड थी, जो राजा के आदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाती थी। अब बात करते हैं शहरों की। गुप्त काल का शहरी प्रशासन बहुत ही दिलचस्प था, और ये अपने से पहले के मौर्य साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, मौर्य काल में शहर की कमेटियां राज्य द्वारा नियुक्त होती थीं, लेकिन गुप्त काल में ये कमेटियां स्थानीय प्रतिनिधियों से बनती थीं। ये एक तरह का क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने व्यापारियों और कारीगरों को शासन में सीधी भागीदारी दे दी थी। इस नगर परिषद को पौर कहा जाता था, और इसमें कौन लोग थे? व्यापारी संघ के प्रमुख, कारीगरों के प्रतिनिधि और चीफ अकाउंटेंट जैसे लोग। सीधे शब्दों में कहें तो शहर के जो असली स्टेक होल्डर्स थे, वही शहर चला रहे थे। चलिए वापस केंद्र की तरफ लौटते हैं और उस विशाल नौकरशाही को देखते हैं, जो इस साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। गुप्तों के पास हर काम के लिए एक खास अधिकारी था। शाही खजाने से लेकर शाही रसोई तक हर विभाग का एक डेडिकेटेड हेड होता था। इससे हमें गुप्त प्रशासन की कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी स्पेशलाइजेशन का अंदाजा लगता है। चलिए कुछ दिलचस्प भूमिकाएं देखते हैं। महादंड नायक, ये थे चीफ जस्टिस की तरह। भांडागाराधिकृत थे शाही खजाने के प्रमुख। और एक पद था महामहीपीलुपति, यानी हाथियों की सेना का कंट्रोलर। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना डिटेल और स्पेशलाइज्ड। तो कुल मिलाकर गुप्त प्रशासन एक कमाल का संतुलन था। एक तरफ एक शक्तिशाली केंद्र, दूसरी तरफ स्थानीय स्वायत्तता, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक व्यवस्थित नौकरशाही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शासन के ये प्राचीन ब्लूप्रिंट आज भी उतने ही प्रासंगिक है? शायद। केंद्रीकृत शक्ति और स्थानीय शासन के बीच संतुलन बनाने की ये सीख आज भी उतनी ही जरूरी है।